संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। मोक्षमार्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवी से 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेवी से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। बंधाई माता जी। पाठ करेंगे पहले अध्याय का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र वंद समर निद्रा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमणैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पबोधैश्चय मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संध्या चिंता विनिबोध इत्यनार्थम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावा धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोपदेर्देवनारकाणां च उपसम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां द्विजोपुलमति मना पर्याया विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मना पर्यो मतिश्रुतियोर्निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायसु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मना पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। सबको पहला अध्याय पढ़ना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, साथ साथ पढ़ते पढ़ते? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। आज आपको धात्की खंडद्वीप की रचना समझना है। कौन से खंडद्वीप की? धात्की। एक काम करना, चलिए घाटी खंडद्वीप की रचना। अच्छा एक बात है, पहले जो 32 सूत्र पढ़ गए हैं, अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लीजिए जिनको जो पूछना है, फिर हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। 5 मिनट का समय है। पिछला जिसको जो कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ किसी प्रकार का हो, तो उसको पहले पूछ लीजिए। वंदा भी माता।
हाँ जैसे भैया, पर्वत 6 बताए, तो इसमें फिर विजयार्थ पर्वत का क्या रोल है? ऐसा है, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 पर्वत हैं, है ना। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्रों का, जम्बू द्वीप का 7 क्षेत्रों में विभाग करने वाले 6 पर्वत हैं। दिमाग में बैठी नहीं कि नहीं बात? पूरा जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाग करना है, और वो 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 पर्वत हैं। अब विजयार्थ पर्वत जो है वो भरत क्षेत्र के अंदर है, इसलिए उनको 6 पर्वतों में नहीं गिना गया है। तो भरत क्षेत्र भी तो जम्बूद्वीप में ही है। ऐरावत क्षेत्र में भी विजयार्थ पर्वत ऐरावत क्षेत्र के अंदर है। क्षेत्र का विभाग करने वाला विजयार्थ पर्वत नहीं है, क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 ही पर्वत हैं, 7वां नहीं है। हाँ, भरत क्षेत्र के 6 खंड करने वाला विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु नदी है। आ गया समझ में, है ना। ऐसे विजयार्थ पर्वत भैया 34 होते हैं जम्बू द्वीप में। कितने होते हैं? 34। एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में, और जितने भी उपविदेय होते हैं ना, वहां पर भी गंगा सिंधु नदियों के द्वारा और विजयार्थ पर्वत के द्वारा 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड के टुकड़े किए जाते हैं, है ना। तो क्षेत्रों का विभाग करने वाले जो पर्वत है ना, वो तो 6 ही हैं, 7वां नहीं है। बात समझ में आई? हमारे आगम का एक भी शब्द, एक भी लाइन कहीं भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। ये बात अलग है, अपनी बुद्धि में ना आए, अपनी सोच वहां तक ना पहुंच पाए, ये अलग विषय है। जम्बू द्वीप का 7 क्षेत्रों में विभाग करने वाले 6 ही पर्वत हैं, विजयार्थ पर्वत नहीं है। विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र का के 6 खंड करने में सहायक है। हाँ, वंदामी माता जी, ये जो षटकाल परिवर्तन का चार्ट है, इसमें पंचम काल जो दुखमा काल है उसकी जगन्य आयु 20 वर्ष है, जबकि जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त होनी चाहिए। एक एवरेज आयु के बारे में लिखा हुआ है। अभी जैसे एवरेज आयु 100 साल के आसपास है, 120 बार, ऐसे एवरेज आयु, जगन्य आयु तो अंतर्मूर्ति है, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। सवाल और था हाँ। कि जैसे जो भोग भूमियाँ होती है वहाँ हरड़ बैड़ा आंवला, हाँ। इतना सा वो आहार लेते हैं, फिर उसमें जो आया है कि इतनी प्रकार की दालें, इतने प्रकार के व्यंजन, इतने पेय, तो फिर वो हरड़ बैड़ा मतलब इतने प्रकार के आहार में उनका पेट भर जाता है। अब कुछ शौक से किसी को खाना है तो खाओ, व्यवस्था है। जैसे 100-200 आइटम लगे रहते हैं, आप शादी में जाते हैं तो क्यों भाई रितेश भैया? और जो 50 प्रकार की मिठाइयाँ लगी हैं, 50 प्रकार की नमकीन लगी हैं, 10 प्रकार की रोटियां लगी हैं, 10 प्रकार की पूड़ियाँ लगी हैं, 20 प्रकार की सब्जियां लगी हैं, 10 प्रकार के जूस लगे हैं, तो सब थोड़ी ना खाते हैं, है ना। इतने में पेट भर जाता है। इसके बाद किसी को कोई खाने का शौक है, शौकिया खा लो, कोई दिक्कत नहीं। और माता जी जैसे हम लोगों की तो अवगाहना छोटी सी है, लेकिन वहाँ तो उत्तम भोग भूमि में अवगाहना मनुष्यों की सबकी अच्छी है। हाँ, तो फिर वो हरड़ बेवड़ा आंवला, उनकी भी तो आकार बड़ा ही होता होगा। हाँ, बड़ा होता होगा। हर बहरे आंवले का आकार भी बड़ा होता होगा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अपन जैसे मनुष्य जीवन में है, और फिर जैसा ही अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भाई भोग विदेश क्षेत्र आगे, देव क्षेत्र विदेश क्षेत्र आगे, तो जैसे मान लो अपन भोग भूमि में गए या देव क्षेत्र में गए, तो उस वक्त अपन को पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है नहीं रहता है माता जी? अगर जाति स्मरण हो जाए तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, या फिर कोई देव आकर के अपन को बता दे ऐसा ऐसा, देखो तुम वहां थे और अब तुम यहाँ आए हो, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तो हो सकता है। अपने से सामान्य से नहीं होगा, जाति स्मरण से हो सकता है या किसी के बताने से हो सकता है।
जाति स्मरण कैसे होता है माता जी? जाति स्मरण अपने आप होता है। जैसे हमें अपने जीवन की 20 साल पे पुरानी बातें याद हैं, हाँ। ऐसे ही किसी के ज्ञान के उपशम से पिछले जन्म की बातें याद आ जाए। वंदना भी वंदना में माता जी जैसे जम्मू क्षेत्र के अंदर 6,24,000 नदियां हैं, तो क्या ये हमेशा इतनी रहती हैं या कुछ विलुप्त भी होती हैं? इतनी रहती हैं, फिक्स है, विलुप्त नहीं होती। मतलब मैंने कहा ना भैया, भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के अलावा जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं फिक्स हैं। जय कुमार जी। वंदना में माता जी। हाँ अशोक जी। 5 मलेच्छ खंड और एक विजयात पर्वत की काल व्यवस्था अलग है, हाँ। और आर्यखंड की काल व्यवस्था अलग है। फिर भी चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां होती है, उनमें से 5 मलेच्छ खंडों में 16,000 रानियां आती है। तो क्या वहाँ की जीव यहाँ आने पर जो व्यवस्थाएं हैं वो एडजस्टमेंटेबल है? ऐसा है, चक्रवर्ती बहुत शक्तिशाली होता है। जब वो मलेच्छ खंड की 32,000 रानियों को लेकर आता है, तो पहले वो मुनि के सामने अष्टमूल गुण दिलवाता है, पूरे श्रावक के व्रत दिलवाता है, फिर वो विवाह करके अपने महलों में रखता है। और आजकल के आप लोग जो चक्रवर्ती हो ना, तो इतने पावरफुल नहीं हो कि अपनी जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लगे तो वो उसको पहले पूरा जैन धर्म स्वीकार करवाए, उसके बाद विवाह करे। ऐसा कहाँ होता है, वो उसी में पलट जाता है लड़का। नहीं तो जो मलेच्छ खंड के जो 5 खंड है और आर्यखंड है, वहाँ की यहाँ की व्यवस्था समान है क्या? जो जीव वहाँ से यहाँ आ रहा है, नॉर्मल व्यवस्था तो समान ही है भैया, केवल देवशास्त्र गुरु और धर्म नहीं है। बाकी खान पान ये व्यवस्था जैसे अपने यहाँ और विदेशों में है, ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल है। वंदना में माता। वंदना में माता जी। माता जी, ये 7 नरकों का जो चार्ट है, इसमें लिखा हुआ है किस सहनन वाले कहाँ तक जाते हैं। तो वो समझ नहीं आया कि सहनन क्या होता है। जैसे पहले नरक में है, समझ में आ जाएगा, 8वें अध्याय में सैंगनन की परिभाषा आएगी, तब सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो। अच्छा, वंदना माता। वंदना में माता जी। भोगभूमि के जो जीव है मरकर भवनत्रिक देव में जन्म लेते हैं। पहला दूसरा स्वर्ग और भवनत्रिक। जी माता। तो भवनत्रिक देव में जो देव जन्म लेते हैं, अधिकतर अवसर उनके मिथ्या दृष्टि होने का ही होता है। हाँ, जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होंगे वो पहले दूसरे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है पहले दूसरे स्वर्ग में, लेकिन सम्यक दृष्टि नियम से जाएगा पहले दूसरे स्वर्ग में। तो मिथ्या दृष्टि देव वापस अगर जन्म लेते हैं, पहले एक इंद्रिय स्थावर आदि में आ जाते हैं, तो फिर भोगभूमि में जो जन्म लिया है, उत्तम भोगभूमि जैसी आदि जगह तो भैया भोगभूमि में जन्म लिया है तो कोई मोक्ष में जन्म थोड़ी ना लिया है आपने, मोक्ष थोड़ी ना हुआ है भोगभूमि में चले गए। तो भाई भोगभूमि ने पुण्य किया था, जो आपने पल्लों की आयु तक भोग लिया, फिर स्वर्गों में जाकर के सागरों की आयु तक भोग लिया, पुण्य खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। वंदना में माता जी। माता जी, इसमें ये जो चार्ट है, इसमें चौथा काल जो है जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में, उसमें दुष्मा सुषमा काल के दुख क्यों है? तीर्थंकर अगर उस धरती पे जन्म ले रहे हैं तो दुख क्यों है? ऐसा है, चूंकि कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। कर्म भूमि में अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं, और जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए सुख ही सुख है, और जो बुरे कर्म करेगा उसको तो भाई दुख भोगना ही पड़ेगा। अच्छा है, कर्म भूमि है ना, भोग भूमि थोड़ी ना है। इसलिए कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ पर सुख और दुख दोनों है। पर माता जी, इसमें दुष्मा सुषमा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे दुख ज्यादा सुख कम, या? हाँ, ऐसा मान लीजिए, दुख ज्यादा सुख कम। तो फिर तीर्थंकर होने पे दुख ज्यादा क्यों है? मतलब कर्म भूमि है तो तीर्थंकरों को दुख नहीं है। नहीं, उनके आने पे तो माता जी 3 लोक में सुख हो जाता है। जीवों की बात है। संसार में अगर मान लीजिए 100 जीव हैं,
तो उनमें से मान लीजिए 40 जीवों को सुख है, 60 को दुख है, तो क्या कहा जाएगा? दुख ज्यादा सुख कम। तो वो जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था है। वंदना माता। और कोई? अंतिम प्रश्न आज का, अब पढ़ाना शुरू करेंगे। बंदामी माता जी, इतने दिनों से ये क्लास चल रही है, इसका लक्ष्य क्या है? नरक और स्वर्ग के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? हाँ, सही और बात भोग भूमि वगैरह ये सब, इनकी जरूरत क्या है? हाँ, सही आप बात। अभी यहाँ आए नहीं थे, है ना? इतने दिनों से आप आ नहीं रहे हो, 15 दिन से आज आए हो, इसलिए आपको लग रहा है। ये प्रश्न पहले 4 बार हो चुका जो आप पूछ रहे हैं। हाँ, हो सकता है पहले हो गया हो। हाँ, इसको जानने का ये लक्ष्य है, 3 लोक में कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था है ना? इस बात को अभी हम जान रहे हैं 3रे और 4थे अध्याय में। इसके बाद में जब हम 6वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे, कर्म सिद्धांत का अध्याय, तो उसमें ये बताया जाएगा कौन सा कर्म करने से, कौन सा भाव करने से आपको कहाँ जाना है और आपको आगे क्या मिलेगा। तो इसलिए पहले भौगोलिक स्थिति हम जानते हैं, फिर उसके बाद भौगोलिक स्थिति के ऊपर लोगों का जीवन, लोगों का व्यापार, नगरों की रचना आदि 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 सब कुछ भौगोलिक स्थिति के ऊपर निर्भर रहती है। इसलिए हम संसार के बारे में ओरिजिनल 3 लोक में क्या क्या है, भगवान महावीर के दिव्य ज्ञान में क्या क्या झलका था, वो सब हम जान रहे हैं। उसके बाद में जो कर्म सिद्धांत है ना, जस्ट इसके बाद हम लोग कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे। 3रा 4था अध्याय के बाद कर्म सिद्धांत। आप क्या करेंगे तब क्या होगा, क्या करेंगे क्या होगा, सीधा सीधा आपको यही बताया जाएगा। इसलिए हम इसको जान रहे हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका प्रश्न कल नहीं, अभी बाद में बीच में एक और रेस्ट देंगे, उसके बाद में देखिए, अभी आप लोगों ने जम्बू द्वीप की रचना पढ़ी थी। जम्बू द्वीप में एक काला पेन नहीं है, नीला है, काला लेके आओ। नहीं, वो काले से क्लियर दिखता है, नीले से थोड़ा सा दूर से नहीं दिखेगा। ब्लू कलर दिख रहा, दिख रहा। देखिए, इसको अभी हमने जम्बू द्वीप बनाया है। इसलिए हमने बनाया है क्योंकि जम्बू द्वीप अगर आपको समझ में आ गया, फिर धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप समझने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर जम्बू द्वीप समझ में नहीं आया तो फिर धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप भी समझ में नहीं आएगा। जम्बू द्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत, शिखरिन पर्वत। समझ में आ गया ना? हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, घैरण्डवत, ऐरावत क्षेत्र। ये बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, इधर देवकुरु, उत्तर कुरु, ये पूर्वी विदेह और ये पश्चिमी विदेह। आगे ना समझ में? बोलिए भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो? हाँ, अब आज हमें समझना है धातकी खंड द्वीप और पुष्करवर द्वीप। अब हम इनको समझेंगे। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, तो आपको धातकी खंड और पुष्करवर सहजता से सरलता से समझ में आ जाएंगे। 6 पर्वत, हिम्बन, महाहिम्बन, देखो नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। हम इतनी सरलता से क्यों समझाते हैं? क्योंकि हमें सब रटा हुआ है, याद किया हुआ है ना? तो हम बिना उसके बोलते जाते हैं। हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, घैरण्डवत और ऐरावत क्षेत्र, है ना? अंदर की व्यवस्था आपको सब पता है। यहाँ पर 6 खंड है, यहाँ पर 6 खंड है, यहाँ पर मध्यम जगन्य भोग भूमि,
यहाँ मध्यम भोग भूमि और यहाँ उत्तम भोग भूमि, ये विदेश क्षेत्र में और ये विदेश क्षेत्र में चौथा काल चलता है, कर्म भूमि चलती है। और ये 14 नदियां तालाब वगैरह अभी इसमें बनाई नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। समझ लिए ना? अब हम लोग धात्री खंड को समझते हैं और पुष्कर द्वीप को समझते हैं, क्योंकि इनको समझने से आपको बहुत अच्छा लगता है। पूजा करेंगे ना, पांचों मेरु असी जिनधाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, माँ सुख होए देखे नाथ परम सुख होए। ये पंच मेरु कहाँ पर है? अब हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको बताते रहे 5 विदेश क्षेत्र, ये 5 विदेश क्षेत्र कहाँ पर है ना? 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत, ये कहाँ है? आज हम इसको समझेंगे। पूरा मनुष्य लोक का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। नहीं, छोटे पे सही, वो हाथ में पकड़ में आ रहा है, आराम से इन लोग को समझ में भी दिख रहा है ना सबको पीछे तक। काला पेन ले आओ, काला पेन। कैमरा वाले भैया आप सेट करके बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। सीधी सी काला पेन ले आओ, नीला पेन थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, सफेद पे काला सही दिखता है एकदम। चलिए जब तक सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर चित्र बाद में बताते, पेन आ जाए तब तक। द्विर्धातकी खंडे, द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र कुलाचल, मेरु, नदी आदि समस्त परिवार जम्बू द्वीप से दूने 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 हैं। कुछ भी नहीं करना है। जैसे जम्बू द्वीप में एक गंगा नदी, वहां 2 गंगा नदी, सिंधु एक, जम्बू द्वीप की 14 नदियां, धात्री खंड की 28 नदियां, जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र, धात्री खंड के 14 क्षेत्र, जम्बू द्वीप में 6 पर्वत, धात्री खंड में, जम्बू द्वीप में 34 विजयार्ध पर्वत, धात्री खंड में 34 के दुगने 68। सब चीज दुगनी 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 है और कुछ भी नहीं करना है। लाओ दो, नहीं मिला काला वाला तो, लेकिन ये पतला वाला है। अरे छुट जाओ, चलिए देख लेते हैं। अरे जी अच्छा है, ठीक है, उसी से करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि मनुष्य लोग जिसको हम कहते हैं, जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर जिंदा मनुष्य नहीं जा सकता, है ना? वो मनुष्य लोग 45 लाख योजन का है। वो कैसे है हम पहले आपको बताते हैं। ये जम्बूद्वीप सबसे पहले, इसका ये जो है ना वो पूरा 1 लाख योजन। एक काम करो, अपने अपने कॉपी पेन निकालो, बनाओ। कॉपी मिली है तो भर कर लो कम से कम। बनाइए बनाइए फटाफट। ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं से भी नापो 1 लाख योजन। बनाओ, एक गोला बनाओ, जम्बूद्वीप लिखो और 1 लाख योजन लिखो। अब ये हमने बनाया लवण समुद्र, ये एक दिशा में 2 लाख योजन, 2 लाख योजन, कहीं भी नापो 2 लाख योजन। अब देखिए जम्बूद्वीप और लवण समुद्र कितना हो गया? 1 लाख प्लस 2 और 2 4 लाख योजन। एक ये इधर 2 और इधर 2, दोनों साइड 2-2 लाख योजन। तो कितना हो गया लवण समुद्र? 4 लाख योजन। ऐसे तो किताब में लिखा होगा, अभी हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथ से लिखने से याद हो जाएगा आपको। 4 लाख योजन हो गया।
इसके बाद में ये जो धातकी खंड है, ये 4 लाख इधर और 4 लाख इधर, कितना हो गया धातकी खंड? 8 लाख योजन प्लस धातकी खंड, धातकी खंड द्वीप, ये समुद्र बनाया आपने। 4 लाख इधर 4 लाख इधर दोनों साइड। अब इसके बाद में कालोदधी समुद्र है, ये चलिए इसके बाद में थोड़ा फीका चल रहा है, ये नीला वाला सही चल रहा था, है नीला अच्छा चल रहा है। चलिए लाइट पड़ रही तो दिख रहा है, दूसरे नहीं तो दिखेगा नहीं। ये कालोदधी समुद्र है, कालोदधी समुद्र 8 लाख इधर और 8 लाख इधर, 16 लाख योजन। लिख लो भैया 16 लाख योजन, 16 लिख लो। अब इसके बाद में पुष्करार्ध, पुष्कर द्वीप आधा, कितना? आधा। अब ये 1 लाख 2 लाख 4 इधर 4 इधर, ये 8 इधर 8 इधर। अब पुष्करार्ध द्वीप जो है ना वो 16 लाख योजन का है। कितना है? 16 इधर और 16 इधर पूरा गोल में। लेकिन हमें कितना लेना है? 8, क्योंकि पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत खड़ा हुआ है। ये हमने मानुषोत्तर पर्वत खड़ा कर दिया पुष्कर द्वीप के आधे में। तो अब 16 और 16, अब गिन लो कितने हुए? 16 दो नहीं, पहले 1 लाख योजन जम्बू द्वीप का, 2 लाख योजन लवण समुद्र का, सॉरी 4 लाख योजन लवण समुद्र का, 2 इधर, धातकी खंड का 8 लाख योजन, 4 इधर 4 इधर, कालोदधी समुद्र के 8 इधर 16 लाख योजन, और पुष्करवर द्वीप का आधा अर्थात 8 इधर का 8 इधर का अर्थात 16 लाख योजन हुआ। अब इनको जोड़ लो, कितना हुआ? 1 और 4 5, 5 और 8 कितने हुए? 13, 13 और 16 कितने हुए? 29, 29 और 16 45। ये 45 लाख योजन का पूरा मनुष्य क्षेत्र कहलाता है गोलाई में। और ये मानुषोत्तर पर्वत जो है ना, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। अढ़ाई द्वीप हो गया, एक द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप, और तीसरा द्वीप आधा पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप कितने हो गए? अड्डा दो समुद्रेशु, जहाँ भी सामायिक की भक्ति पढ़ी जाती है, हम लोग जो पढ़ते हैं, अड्डा दीव दो समुद्रेशु, अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र में जितने भी मुनि महाराज हैं, जितने भी अरहंत हैं, जितने भी सिद्ध हैं, उनकी आराधना की जाती है। ये अढ़ाई द्वीप वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 2 समुद्र, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप में कुंडल के आकार का अथवा रिंग के आकार का या चूड़े के आकार का एक मानुषोत्तर पर्वत खड़ा हुआ है। उस पर्वत के बाहर मनुष्य किसी भी कीमत पर
बोलिए भैया, समझ में आया कि नहीं आया है? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मर के ही जाएंगे उसके बाद। ये वो देना मैंने। अभी हम आपको बताते हैं आधा क्यों लिया है, बताते हैं। ये लास्ट वाला मानसोत्तर ही बना है, अढ़ाई दीप भी बनाया ना। हाँ, आपका सवाल ये है कि आधा क्यों लिया है। देखिए, जैसे ये पूरा पुष्करवर द्वीप है, अपन मान लें ये पूरा अपना पुष्करवर द्वीप है। बीच में अपन ने ये कालोदधी समुद्र बना दिया, दात्की खंड बना दिया, लवण समुद्र बना दिया और जम्बूद्वीप बना दिया। अब ये मान लीजिए ये बीच वाला जम्बूद्वीप है, फिर ये लवण समुद्र है, पूरा पानी से भर देते हैं, है ना। और इसके बाद में ये कालोदधी समुद्र बना दिया और दात्की खंड। अब तो समझ में आ रहा है ना। अब ये मानुषोत्तर पर्वत जो है ना, वो क्या है, ये पुष्करवर जो द्वीप है ना बड़ा वाला, इस द्वीप के बीचों बीच में खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे। ये मानुषोत्तर पर्वत खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, आधा तो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर आ गया, आधा मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चला गया है। क्या कह रहे हैं, क्या बोला? ये पूरे द्वीप की चौड़ाई 16,000 योजन है। इधर 16 और इधर 16, तो आधा इधर आ गया 8 और 8 इधर आ गया। ये इधर का 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। बीचों बीच में है मानुषोत्तर पर्वत, आ गया ना। तो इसलिए हमने 16 पुष्करवर द्वीप का, 16 कालोदधी का और 8 दात्की खंड का, 4 लवण समुद्र का और 1 जम्बूद्वीप का, ऐसे 45 लाख योजन का ये मनुष्य क्षेत्र हो गया। इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। हाँ, वो अढ़ाई द्वीप है ना, तो मानुषोत्तर पर्वत से ही बना देते हैं, आगे वाला बनाते ही नहीं है। अब आगे ना समझ में सबको, ये बीचों बीच में ये पूरा का पूरा पुष्करवर द्वीप है, इसमें बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत खड़ा हुआ है। तो 8 लाख योजन इधर रह गया, 8 लाख योजन अंदर आ गया। इस प्रकार से 1 लाख योजन जम्बूद्वीप, 4 लाख योजन लवण समुद्र, 8 लाख योजन दात्की खंड, 16 लाख योजन कालोदधी समुद्र और 16 लाख योजन में आधा पुष्करवर द्वीप, 45 लाख योजन का अंतराल में पूरा मानुषोत्तर पर्वत चूड़ी के आकार में खड़ा हुआ है। उसने अढ़ाई द्वीप को मनुष्य लोक को और बाहर के लोक को बांट दिया है। अब आपसे कोई कहे मनुष्य लोक की सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है, मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाए, मनुष्य लोक की सीमा को बनाने वाला कौन सा पर्वत है? अब उसमें लिख दिया विजयार्थ पर्वत है, तो आप राइट के रॉन्ग है। अब बना दिया प्रश्न, मनुष्य लोक की सीमा बनाने वाला विजयार्थ पर्वत है, राइट लगाओ, रॉन्ग लगाओ, रॉन्ग है ना। तो ये मानुषोत्तर पर्वत
नहीं, मानुष उत्तर, मनुष्य इसके पीछे नहीं जा सकता, इसलिए ये मानुषोत्तर पर्वत नाम है। ठीक है ना? आ गया समझ में 45 लाख कैसे हुआ है? हाँ, अब हम लोग देखेंगे धात्की खंड की रचना। चलिए मिटाना इसको। चलिए, धात्की खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरू नदियां सब डबल डबल है। जम्बू द्वीप को विशेषार्थ पढ़िए, फिर अभी चित्र से समझाते हैं। जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है, जो जम्बू द्वीप को 2 लाख योजन विस्तार में घेरे हैं। लवण समुद्र को 4 लाख योजन विस्तार में घेरे हुए धात्की खंड नाम का द्वीप है। धात्की खंड द्वीप की उत्तर व दक्षिण दिशा में एक एक ईश्वाकार पर्वत है, जो 100 योजन जमीन में जड़ तथा 400 योजन ऊंचे पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत लवण समुद्र से कालोदधी समुद्र तक लंबे हैं। इन पर्वतों के कारण धात्की खंड के 2 विभाग, पूर्वार्ध धात्की और पश्चिमार्ध धात्की हो जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष जिस स्थान पर है, धात्की खंड में उसी स्थान पर धात्की अर्थात धतूरे का पार्थिव वृक्ष है। इस कारण इस द्वीप का नाम धात्की खंड द्वीप है। इस द्वीप में जम्बू द्वीप से क्षेत्र, पर्वत, नदियां, तालाब, मेरू सब दूने दूने हैं। यहाँ 14 क्षेत्र, 12 कुलाचल, 28 नदियां, 12 तालाब और विजय अचल नाम के 2 मेरू हैं। इस तरह से धात्की खंड का ये वर्णन यहाँ पर किया है। अब चलिए धात्की खंड को समझते हैं। बताते हैं। देखिए, अभी हमें सिर्फ धात्की खंड समझना है। क्या समझना है? धात्की खंड। इसके लिए हमने बीचों बीच में जम्बू द्वीप बना दिया, क्योंकि उसके बाद है। फिर हमने एक लवण समुद्र बना दिया, क्योंकि जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, इसमें पानी भर दीजिए पूरा। अब हमने एक बड़ा सा धात्की खंड बना दिया पूरा। ये कौन सा द्वीप है? धात्की खंड द्वीप। अब इसमें धात्की खंड द्वीप के बाद कालोदधी समुद्र है। कौन सा समुद्र है? कालोदधी समुद्र है। इस धात्की खंड में दक्षिण की दिशा में और उत्तर की दिशा में लवण समुद्र से लेकर के कालोदधी समुद्र तक लंबे 2 पर्वत हैं। देखिए भैया, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसलिए अपनी ऊपरी कॉपियों पे बनाइए, क्योंकि जब तक तुम लोगों के हाथ नहीं चलेंगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। बीच में छोटा सा जम्बू द्वीप और लवण समुद्र बना दो तो ध्यान रहेगा, क्योंकि अपना मूल लक्ष्य है धात्की खंड को समझना। और धात्की खंड के बाद में थोड़ा सा कालोदधी समुद्र बना दो तो ध्यान में रहेगा धात्की खंड के चारों तरफ कालोदधी समुद्र है। हो गया? अब इस धात्की खंड को दक्षिण की दिशा में लवण समुद्र से लेकर कालोदधी समुद्र तक एक पर्वत है और उत्तर की दिशा में एक पर्वत है। इन पर्वतों के नाम है दोनों का ईश्वाकार पर्वत। बना लिया कि नहीं? अब देखिए, ये धात्की खंड 2 टुकड़ों में बच गया, पूर्व घातकी और पश्चिम घातकी।
पर्वत हैं, अचल मेरु और विजय मेरु। विजय और अचल, पूरब दिशा किधर आएगी? पूरब, पूरब इधर आएगा, इस साइड। ये विजय मेरु और ये अचल मेरु। कितने सुमेरु पर्वत पढ़ लिए आपने? 3। एक जम्बूद्वीप वाला पढ़ लिया था सुमेरु पर्वत, और ये विजय मेरु और इधर अचल मेरु। सुमेरु ये यहाँ पर ये विदेश क्षेत्र बना दीजिए। पांच विदेश क्षेत्र पढ़ना है ना, 3 विदेश पढ़ लिया आपने। अब इसमें ऐसे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 6 क्षेत्रों की गणना हो गई। ऐसे चलते जाइए, जो जम्बूद्वीप में पढ़े थे उनको ही। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत। अब ऐसे ही इधर चले जाइए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। दो हो गए, 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे जम्बूद्वीप में चल रहे थे, हिम्मन महाहिम्मन निशल नील रुक्मी सिकरिन, हिम्मन महाहिम्मन निशल नील रुक्मी सिकरिन, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत क्षेत्र, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत क्षेत्र। 2 हो गए, 2 इधर, 1 इधर और 1 इधर। सेम पर्वत, सेम नदियां, सेम सब कुछ। अब देखिए, इस पर्वत के ऊपर एक तालाब बना दिया, इस पर्वत के ऊपर एक तालाब बना दिया, इस पर्वत पर 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 एक तालाब बना दिया। अब नदियां गंगा, सिंधु, रोहितास्या, रोहित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा। ये हो गई। ऐसे ही इधर करना है, सेम, कुछ भी नहीं करना है। देवकुरु, उत्तर कुरु इधर बना दीजिए, बीचों बीच में सुमेरु पर्वत के पास में देवकुरु, उत्तर कुरु, ये पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। मात्र 2 स्वाकार पर्वतों से गाती खंड के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उसके बाद ऐसे पूरा जम्बूद्वीप ले जाओ, ऐसे पूरा जम्बूद्वीप ले जाओ, हो गया धातकी खंड। कुछ भी नहीं करना है, मात्र 2 पर्वतों के द्वारा ऊपर नीचे 2 टुकड़े करके इधर से पूरा जम्बूद्वीप घुमा दो, इधर से पूरा जम्बूद्वीप की रचना घुमा दो, धातकी खंड तैयार हो गया। आ गया कि नहीं आया? अब देखिए, कालोदधी समुद्र, अब देखिए गौर से, ये बीच वाला जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र, ये धातकी खंड द्वीप, ये कालोदधी समुद्र, ये पूरा आधा पुष्कर द्वीप। सेम धातकी खंड की रचना में और पुष्कर द्वीप की रचना में कोई अंतर नहीं है, कॉपी है बिल्कुल। हमने इसको चेंज कर दिया, बीच वाला छोटा सा जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र,
ये धातकी खंड, ये कालोदधी समुद्र और ये पूरा आधा पुष्करवर द्वीप। अब ये 2 सुमेरु पुष्करवर द्वीप के, 2 सुमेरु धातकी खंड के और 1 सुमेरु जम्बू द्वीप का, कितने सुमेरु हो गए? 5। 2 क्षेत्र पुष्करवर द्वीप के, 2 क्षेत्र धातकी खंड के, 1 विदेश क्षेत्र जम्बू द्वीप का, कितने हो गए विदेश क्षेत्र? 5। ऐसे ही भरत क्षेत्र 1 2 3 4 5, ऐरावत क्षेत्र 1 2 3 4 5, सारी चीजें कितनी हो गई? 5 5 5। समझ में आया? आया होगा थोड़ा थोड़ा, पहली बार में पूरा नहीं आता है, 3 दिन लगते हैं कोई भी चीज को समझने में। आज पहली बार समझा है, कल समझोगे, परसों तक पूरा समझ में आ जाएगा, है ना? अब टेंशन लेने का नहीं, किताब में पढ़, किताब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कालोदधी समुद्र का वर्णन। धातकी खंड के चारों ओर से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है। अब सवाल है कि असंख्यात समुद्रों का पानी कैसा है? लवण समुद्र का जल का स्वाद नमक के समान, वारुणी व समुद्र के जल का स्वाद मदिरा शराब के समान, क्षीर समुद्र के जल का स्वाद दूध के समान, धृतवर समुद्र के जल का स्वाद घी के समान, कालोदधी पुष्करवर और स्वयंभू रमण जल के समुद्र का स्वाद जल के समान, शेष असंख्यात समुद्रों के जल का स्वाद इक्षु रस गन्ने के रस के जैसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव पाए जाते हैं। शेष समुद्र जलचर जीवों से रहित हैं। कालोदधी समुद्र धातकी खंड द्वीप के चारों ओर से 8 लाख योजन के विस्तार को घेरे हुए है। कालोदधी समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए वलय के आकार में 16 लाख योजन के विस्तार वाला एक पुष्करवर द्वीप है। लवण समुद्र के मत्स्यों की अवगाहना। लवण समुद्र में जहाँ पर नदी का पानी गिरता है वहाँ पर 9 योजन, 9 योजन मतलब 9 चौक 36 कोस, 36 तिया 108, 108 किलोमीटर की मछली लवण समुद्र में होती है। कितनी? 108 किलोमीटर मतलब यहाँ से कितनी दूर तक हो जाएगा? जहाजपुर तक हो जाएगा, है? जहाजपुर 100 किलोमीटर ही तो है ना। और मध्य में 18 योजन मतलब 216 योजन की 216 किलोमीटर की मछली यहाँ से भीलवाड़ा। कालोदधी समुद्र में नदी के गिरने वाले क्षेत्रफल जलचर जीव 18 योजन के और मध्य में 36 योजन के, और स्वयंभू रमण समुद्र में नदी गिरने वाले स्थान पर 500 योजन और मध्य में 1000 योजन वाले जलचर जीव होते हैं, ना मछली वगैरह वगैरह होती हैं। ये महासमुद्र हैं। क्या है? महासमुद्र। और जब महासमुद्र है तो पानी को झेलने वाले उतने ही बड़े बड़े तो जीव होंगे ना, उसमें तैरने वाले। छोटी मोटी मछलियां तो पानी के झटके से ही मर जाएंगी वे तो। ये व्यवस्था हम लोग नहीं देख सकते, ये व्यवस्था सारी की सारी केवली भगवान के द्वारा कही हुई है। किसके द्वारा कही है? केवली भगवान के द्वारा। हमारा सामर्थ्य वहां जाने का नहीं है। अब पुष्करवर द्वीप का वर्णन। पुष्करार्धेचा, पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में संपूर्ण रचना धातकी खंड द्वीप के समान ही है। 16 लाख योजन विस्तार वाले बलयाकार का मानुषोत्तर पर्वत है। मानुषोत्तर पर्वत के पहले की रचना धातकी खंड के समान है।
इस द्वीप में भी अपने परिवारों सहित पार्थिव पुष्कर वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का नाम पुष्कर वर द्वीप है। अब मनुष्य क्षेत्र। प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः मानुषोत्रात प्राक, मानुषोत्तर पर्वत के पहले अर्थात अड़ाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। अड़ाई द्वीप के आगे विद्याधर रिद्धिधारी मुनिराज नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन का होता है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र 4 लाख योजन, धात्ती खंड 8 लाख योजन, कालोदधी समुद्र 16 लाख योजन और पुष्कर आर्ध मतलब आधा पुष्कर वर द्वीप 16 लाख योजन। इस तरह से सबको जोड़ने पर 45 लाख योजन गोल थाली के आकार में मनुष्य क्षेत्र होता है। सिद्धशिला सिद्धलोक भी 45 लाख योजन का होता है। मुक्त जीव की अविग्रह गति होती है। 45 लाख योजन में से यह जीव जिस क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त होता है सीधा ऊपर जाकर के लोक के अग्रभाग में तनुवात वलय में जाकर के विराजमान अनंत काल के लिए हो जाता है। अब सिद्धशिला कहाँ पर है? सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी है। इसकी मोटाई 8 योजन। यह पृथ्वी पूर्व से पश्चिम एक राजू है। 10 दिशाओं में 3 बात वलय हैं। इस बीच में चांदी सुवर्ण सदृश अनेक रत्नों से परिपूर्ण ईशत प्रागभार नामक क्षेत्र है। वह क्षेत्र धवल छत्र के सदृश आकार में सुंदर 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त है और जो बीच में 8 योजन और चारों ओर घटते घटते 1 अंगुल मात्र है। इसके ऊपर लोक के अंतिम तनुवाद वलय में सिद्धों का आवास होता है। सिद्ध वहां पर विराजमान होते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, मलेक्ष खंड में भी मनुष्य रहते हैं, विजयार्ध पर्वत पर भी मनुष्य रहते हैं और कोई देव या कोई विद्याधर कोई मुनि को ले जाकर के कालोदधी समुद्र में पटक दे। ध्यान से सुनना इस बात को। कोई देव बैरवश किसी मुनि को ले जाकर के लवण समुद्र में पटक दे, कोई कालोदधी समुद्र में पटक दे और वे मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन है और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वहीं से मोक्ष चले गए, तो वो कालोदधी समुद्र की सीध में ही सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे या लवण समुद्र की सीध में ही सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए 45 लाख योजन का पूरा सिद्ध क्षेत्र है, चाहे वह कालोदधी समुद्र का हो, चाहे लवण समुद्र का हो, चाहे पुष्कर वर द्वीप, चाहे धात्की खंड या जम्बू द्वीप का। मानुषोत्तर पर्वत के बराबर की सिद्धशिला है। वदनामी माता जी। हाँ माता जी, विदेश क्षेत्र में जो आयु 1 पूर्व कोटि और अवगाना 500 धनुष होती है, तो पूरे टाइम ही यही होती है क्या? हाँ, किसी की थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है, बाकी पूरे टाइम एनी टाइम वही होती है, फिक्स है वहाँ। और नरकों में ये भोग भूमि में जो आयु होती है जगन्य से मध्य के बीच कितनी भी हो सकती है? हाँ, जगन से मध्य के बीच में समय समय पर जैसी होती है वैसी होती है, मिनिमम मैक्सिमम। और ये जिसे आयु का पता वहाँ पे कैसे लगता है कि 1 सागर हो गई? अड़ायु द्वीप से ही सब जगह आयु की गणना होती है, ऐसा अभी 4थे अध्याय में सूत्र बताया जाएगा। माता जी, विदेश क्षेत्र में तो 1 ही सुमेरु होता है, फिर आप 5 बोल रहे हैं। भैया विदेश क्षेत्र भी तो 5 होते हैं ना। एक जम्बू द्वीप के विदेश का सुमेरु, 2 विदेश क्षेत्र धात्की खंड में उनके 1-1 सुमेरु और 2 विदेश क्षेत्र पुष्कर द्वीप में उनके 1-1 सुमेरु, ऐसे अड़ाई द्वीप के 5। नमस्ते। हाँ, सीताराम जी।
देखिए जो लोग ये सब बातें पहली बार सुन रहे हैं ना, थोड़ा उनको नया नया लग रहा होगा। अब आज आपने सुना, कल फिर पूछेंगे, परसों। आज राजेश जी पीछे तो बैठ गए इसलिए समझ में नहीं आ रहा। वंदना माता जी ये जो भी आया कि तीनों बात बोले 10 दिशाओं में, अब ठीक है और तो सब दिशाओं में तो समझ में आता है, लेकिन ये नीचे की तरफ भी तो सीधी सिला यहाँ बात हाँ, तो सीधी सिला में बात बोले हो सकता है, कोई बात नहीं है। लोग की तरफ जो उसका वो है विभाग, उसमें कैसे बात बोले आएगा? जैसे कलकल भूमि में उर्द के अंदर नहीं होता। बात बोले तो सब जगह हो सकती है, कोई बाधा नहीं। बात है ना वायु का घेरा, बात वाले क्या समझ रहे हो आप लोग? वायु का घेरा तो वायु का घेरा तो है ही है, बात वाले में कोई बाधा नहीं है। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के बाद ऊपर सब वायु के घेरे ही तो है ना, पूरे विमान तो वायु में ही लटके हुए हैं। नहीं तो वहां पर आया था माता जी, कलकल भूमि में ऊपर की उर्द दिशा को छोड़ करके 9 बात बोले। वो ठीक है, वहां की व्यवस्था वो है, वहां की व्यवस्था वो है। हाँ हाँ। माता जी जम्बू द्वीप में विदेश क्षेत्र के अलावा 2 पर्वत और है। हाँ, ये सुमेरु नहीं है? नहीं नहीं, वो सुमेरु, वे नाभिगिरी हैं। क्या नाम है इनका? नाभिगिरी, नाभिगिरी। नाभिगिरी। वंदामी माता जी, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, 2 लाख योजन का समुद्र, लवण समुद्र, तो 2 लाख योजन का लवण समुद्र चारों तरफ से 2 लाख योजन ही है। चारों तरफ से 2 लाख, 2 इधर 2 इधर, पूरा 2 लाख का घेरा घुमा। 2 लाख का तुम्हारा जी, उसको फिर 4 लाख क्यों गिना अपन ने? तो इसीलिए तो 4 लाख गिना, 2 इधर 2 इधर, पूरा 4 नहीं हो गया? तो माता जी फिर कालोदर घात की करने वाला जो उसको भी तो 4 इधर 8 लाख योजन गिना है। कालोदर समुद्र 8 इधर 16 लाख योजन गिना है, सही गिना है। अब आप घर जाके ठंडे दिमाग से सोचना, फिर उसके बाद कल पूछना। वंदना माता जी, एक छोटा सा सवाल है। हाँ। कि 45 लाख योजन में पूरा है मनुष्य पर्वत है, तो इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, देव जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, देव सब जगह जा सकते हैं। वंदना। वंदामी माता जी, सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है, तो ये सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला यहाँ है। सिद्ध शिला वो चंद्राकार है, वो है। हाँ, वो पूरी ईसत प्रागवार पृथ्वी है, उसके बीचों बीच में सिद्ध शिला है। वो 45 लाख योजन की है। तो जम्बू द्वीप जब यहाँ पर है, जम्बू द्वीप क्या मनुष्य लोग पूरा यहाँ पर है, मध्य लोग, यहाँ ये 45 लाख योजन का घेरा है। 1 राजू का है घेरा, 1 राजू का है। हाँ, 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा। 45 लाख योजन तो बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। 45 लाख योजन का एक डायमीटर है। मनुष्य क्षेत्र है केवल 45 लाख योजन, उसके बाहर तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। अभी उसके बाद बताएंगे, अभी समय आने दो फिर। तो जब जीव का सिद्ध शिला को मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो यहाँ से सीधे ऐसे ऊपर जाएंगे, सीधे ऊपर जाएंगे, चाहे वो घेरे में से कहीं से भी जाए। हाँ, घेरे में से कहीं से भी जाए। अच्छा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अरे समय हो गया आज तो। जय बोलिए महावीर भगवान की।